ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बजने को हैं, वक्त आगे का एजेंडा का। और आगे का एजेंडा में शुरुआत करने जा रहे हैं हम खबर जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सामने आई है। यहां चित्रकूट में एक कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके में भारी तनाव है। पूरा मामला जानिए आप। दरअसल अपहरण किया गया था इस बच्चे का और उसके बाद 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने 14 साल के आयुष की हत्या कर दी। कल शाम करीब 5 बजे बच्चे को अगवा किया गया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर आयुष की गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आयुष के शव को बक्से में बंद कर दिया गया। रात 11 बजे के करीब शव बरामद हुआ। इलाके में आक्रोश फैलता चला गया। गुस्साए लोगों ने आयुष के शव को प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर रखा। वहां जाम लग गया। सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद कई थानों की फोर्स पहुंची मौके पर। इस इलाके में तैनात किया गया भारी संख्या में पुलिस फोर्स को। क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस एनकाउंटर में कल्लू नाम का आरोपी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी इरफान वो घायल है। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरा मामला बरगढ़ थाना इलाके का है। तो कल शाम 5 बजे अपहरण हुआ और रात 11 बजे बच्चे का शव मिल गया। बरगढ़ थाना का ये पूरा मामला। तो अपहरण, हत्या और इनकाउंटर। व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। 40 लाख की फिरौती मांगी गई। भीड़ ने हाईवे पर जाम लगाया। कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद से इलाके में लोगों में भारी गुस्सा है। बड़ी खबर, गुस्साए लोगों ने NH-35 प्रयागराज मार्ग पर जाम लगा दिया है। मृतक के परिजनों ने प्रशासन के सामने मांग रख दी है, दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हो, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाए। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार भी मौके पर मौजूद। मैं आपको मौके से एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिए। 14 साल का आयुष, इसी का अपहरण किया गया और फिर फिरौती न मिलने पर रात में ही बच्चे को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चे का शव बक्से में बंद करके फेंक दिया गया। शव बरामद हुआ और उसके बाद तो यहाँ लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। इलाके में तनाव है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल इस पूरे इलाके में तैनात किया गया है। लोग मांग कर रहे हैं कि दोनों आरोपियों पर बुलडोजर वाला एक्शन हो, दोनों आरोपियों का इनकाउंटर किया जाए। इंसाफ की मांग आयुष के लिए की जा रही है। नाबालिग लड़के का अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी जाती। जब फिरौती नहीं देते तो उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को जमीन पर गाड़ दिया जाता है। जब परिजन उसकी खोजबीन करते हैं तो शव मिलने के बाद परिजनों में और क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहाँ के हजारों की संख्या में लोग प्रयागराज और चित्रकूट NH-35 मार्ग को बच्चे के शव को लेकर के जाम पर लगाए हुए हैं और उनकी मांग है कि जिस तरह से उनके नाबालिग लड़के की अपहरण के बाद निर्मम हत्या की जाती है, उसी तरह जो है वो अपहरण करता है उनके घरों पर बुलडोजर चले और उनको भी इनकाउंटर में ढेर किया जाए। फिलहाल जो है जो स्थितियां हैं तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ का आला फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पुलिस एक्शन मोड पर भी है। जो अपहरण करता है उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कल्लू नाम व्यक्ति का जो एक अपहरण करता था, उसकी गोली लगने से पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है और दूसरा इरफान है, उसके पैर में गोली लगी है, जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि चित्रकूट में आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल कल शाम 5 बजे चित्रकूट के बरगढ़ थाना इलाके में कपड़ा व्यापारी हैं। कपड़ा व्यापारी के 14 साल के बेटे को अगवा कर लिया गया। 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न देने पर 14 साल के आयुष की हत्या कर दी गई। रात करीब 12 बजे के आसपास शव बरामद हुआ और इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इनकाउंटर में एक आरोपी कल्लू को मार डाला है और दूसरा आरोपी इरफान जो है वो घायल बताया जा रहा है।
तो ये चित्रकूट में जो हुआ है वो पूरी वारदात का ब्यौरा आपके सामने है और इसी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता हुआ है। लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है, हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और ऐसे में देखिए कैसे ये पूरा बरगढ़ थाना इलाका और यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी देख रहे हैं आप। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप ही लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है और जो भी साक्ष्य है आपके सामने आने वाला। तो 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, फिरौती ना मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई और इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित पिता हैं उनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है। क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आप। 50 मिनट में मेरे बच्चे की लोकेशन मेरे घर के जस्ट बगल में मिली। फिर उसके बाद जैसे ही वो मेरे घर की तरफ मुड़ा, उसके बाद मेरा बच्चा वहाँ से लापता हो गया। किसी को नहीं पता कि कहाँ चला गया। जब जस्ट मेरे घर के बगल में इरफान अंसारी, कल्लू, दोनों लोग मिलके मेरे बच्चे को किडनैप करके वो अंदर रखे हुए थे। जब उसकी फोन आया मेरे पास 8:27 पे, फिर दूसरा फोन आया मेरे पास 8:37 पे। 8:29 पे जब फोन आया तो उसने कहा कि तेरा बेटा कहाँ है, तो मैंने कहा मेरा बेटा कि तेरा बेटा। जब उसने कहा कि तेरा, मैंने कहा मेरा बेटा, तो उसने कहा तेरा बेटा। तो मैंने कहा कि जो है उसको ये बताओ क्या दिक्कत है तुमको। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसने 8:37 में फ़ोन किया। फिर कहा तेरा बेटा किडनैप हो चुका है, वो मेरे पास है और तू 40 लाख रुपए लेके मऊ घाटी पे आ, तब तेरा बेटा छूटेगा। उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी ये नहीं पता। रात को इन लोगों को पता चल चुका था कि मेरा बेटा कहाँ पे। 5:50 पे मेरे बच्चे की लोकेशन मेरे घर के जस्ट बगल में मिली। फिर तो सुना आपने पीड़ित पिता जो कहीं न कहीं पुलिस को भी इस पूरे मामले को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या करता रहा। बच्चा अगवा हुआ, 40 लाख की फिरौती मांगी गई और फिर बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आगे बढ़ेंगे हम। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। उज्जैन में मामूली विवाद के चलते दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। यहाँ तराना में रास्ता देने की बात को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ और इसी के चलते इलाके में तनाव बढ़ता चला गया। उज्जैन में हिंदुवादी नेता पर हमला हुआ है। गुस्साए लोगों ने बसों में तोड़फोड़ भी की है। विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगाया गया है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। बस को रास्ता देने की बात पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। उज्जैन में हिंदुवादी नेता पर यह हमला हुआ है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती बजरंग दल के कार्यकर्ता की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला रास्ता देने को लेकर शुरू हुआ और ऐसे में मामला इतना बढ़ा कि बाद में गुस्साए लोगों ने बसों में तोड़फोड़ भी की है। थाने का घेराव किया गया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते मामला हाथ से निकल गया और जमकर उपद्रव हुआ। यहाँ पर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रात में यहाँ हंगामा बरपा था। लोगों के सामने जो कुछ आ रहा था, भीड़ उसको नष्ट करने पर तुली हुई थी। तोड़फोड़ की जा रही थी जमकर। हाथों में लाठियां लेकर लोग यहाँ पर पहुंच गए और बसों में तोड़फोड़ की। तो अब उज्जैन में ये बवाल क्यों हुआ है, विस्तार से जानिए। कल शाम रास्ते को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसी वजह से दो गुटों में ये भिड़ंत हुई है। बजरंग दल कार्यकर्ता पर भी हमला हो गया। हमले के बाद हंगामा और बढ़ा, हिंसा और हुई। बसों तक में तोड़फोड़ की गई। थाने का घेराव कर दिया गया। हमले वाले केस में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संग्रहालय के बाहर होटल पर बैठा हुआ था तो वहाँ पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। तो मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी ने थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे।
तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहाँ से। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को इसलिए मारा क्योंकि पहले मैंने लव जिहाद के केस वेस थोड़े पकड़े हुए थे, इस कारण मेरे को वो पहले से मेरे को टारगेट में कर रहे थे और मारने की प्लानिंग उनकी बहुत पहले से मेरे को बनाई गई थी। तराना में मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी देते हैं, क्या बताते हैं। इस तरीके की घटना यहाँ पर जो हुई है, पहले कभी हुई है इस तरीके की वारदात घटना? पहले नहीं हुआ, बहुत टाइम हो गया। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे? जो हिंदू मुस्लिम है उनके मुस्लिम एकता बहुत अच्छी है, पर अब ये थोड़ी सी बात को लेके इतना विवाद बढ़ गया। तो अच्छी हिंदू है। क्या विवाद हुआ था? घूरने का विवाद था, मुझे यहाँ तक मालूम कि घूरने का विवाद था। उसके बाद फिर क्या पत्थरबाजी हुई, क्या हुआ उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, दुकानों में आग लगी, ये सब हुआ। क्या लगता है साहब आपको, जो इस तरीके की घटना हुई है उसके बाद अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? माहौल तो सब शांत है साहब, सब अच्छी तरीके से लोगों में रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है बहुत, वो ज़्यादा ऐसा वो नहीं है। छोटी छोटी बातें हो जाती है, इसमें बड़ा तूल पकड़ लेते हैं। जैसे कुछ बात है नहीं, यहाँ पर अच्छी तरीके से सब लोग रह रहे हैं। अच्छा, जो विवाद आपको क्या सुनने में आया, क्या विवाद हुआ? तो कुछ भी नहीं, हम तो सब नमाज पढ़ के सिर्फ घर निकल गए थे। थोड़ी भगदड़ हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल थोड़ा गर्मा हो गया है, बस इतना मालूम है। बस पुलिस के इंतजाम ठीक रहे यहाँ पर? पुलिस के तो बढ़िया रहे इंतजाम तो वैसे अच्छे थे, वैसे माहौल को कंट्रोल में कर लिया। हाँ, कंट्रोल भी करा है, पर तोड़फोड़ तो हुई है, उसके बावजूद भी तोड़फोड़ पूरे तराने में हुई। पूरे तराना में कई जगह तोड़फोड़ हुई? नहीं साहब, ये हमको मालूम नहीं। वैसे पुलिस ने कंट्रोल बहुत जल्दी कर लिया था, स्थिति को काबू में कर लिया था। तो स्थानीय लोगों को आपने सुना, उज्जैन में ये जो बवाल हुआ और जो पूरा हंगामा हुआ, पुलिस ने इसे शांत कराया। पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस कह रही है कि हिंदूवादी नेता पर हमला करने वालों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। 7-7:30 के आसपास सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसके सर में उनकी चोट आई है, उनको तत्काल भेजा गया और वहाँ से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है, भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और CCTV भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो के आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो उज्जैन में हिंदूवादी नेता पर हमले के मामले में चश्मदीदों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको दिखा देते हैं। कुछ लड़कों ने उसको विवादित रूप से मारने की कोशिश करी। कल का पूरा माहौल बिगाड़ने का उनका ऐसा विचार था, क्योंकि पूरा माहौल बिगाड़ दिया। बसंत पंचमी में लेके धार में जो अपडेट चल रहा है उसको, वो सोहेल उनके लड़कों के पहले से टारगेट कर रहा है, क्योंकि सोहेल हिंदुत्व के लिए अपना काम करता है, संगठन का है, इसलिए वो अपना काम करता है। वो किसी से उसको व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं, लेकिन उन्होंने उसका पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए उसको टारगेट कर रखा था पहले से। तो देखा आपने किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। छोटी सी बात, रास्ता न देने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है। हिंदूवादी नेता जिसको निशाने पर लिया गया, और ऐसे में हिंदूवादी नेता का बयान भी हमने आपको सुनाया, जिसकी तरफ से ये बताया गया कि पहले इस इलाके में कुछ मामले थे जिसको लेकर वो सक्रिय रहे और शायद यही वजह रही कि जानबूझकर उन्हें निशाने पर लिया गया है। हालांकि अभी हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। मौके पर पुलिस तैनात है और पुलिस की तरफ से इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर FIR कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हमले को लेकर सवाल है और उज्जैन में ये पूरा बवाल हुआ है। यहाँ तराना इलाका और वहीं तराना इलाके में ये मामला मामूली सी बात को लेकर जो शुरू हुआ, देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत बुरी तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़, दुकानों में तोड़फोड़ तक पहुंच गई। मौके पर आला पुलिस अधिकारी रात में पहुंचे और हालात काबू में किए गए। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है।
आगे बढ़ेंगे। संगम तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज छठा दिन है। शंकराचार्य आज बसंत पंचमी पर भी स्नान करने को तैयार नहीं है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल बिना नाम लिए जो निशाना साधा था, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो कह रहे हैं कि संत समाज हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद देता रहा है। जो वीडियो सामने आए हैं उसकी जांच की जा रही है। तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में बीच बचाव का रास्ता तलाशा जा रहा है क्या? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक जो बयान दिया जाता है इस पूरे विवाद के बीच, उसमें नाम तो किसी का नहीं होता, लेकिन उससे संदेश और संकेत यही निकाले जाते हैं कि ये सीधा प्रहार जो है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ही किया गया है। लेकिन इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से डटे रहते हैं, अब इस पूरे मामले पर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य को मनाने वाला सा बयान सामने आता है, और अब बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, उनका बयान सामने आ रहा है कि संत समाज हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद देता है। जो वीडियो सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है, वरना इस मामले को गुजरे 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो आरोप शंकराचार्य और उनके शिष्यों की ओर से लगाए गए थे कि प्रशासन की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की गई, बटुकों के बाल खींचे गए, उस मामले पर अभी तक कुछ भी बयान सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं आया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम कर रही है। तो बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद, ये पंकज चौधरी की तरफ से कहा गया। वीडियो की जांच की जा रही है, ये पंकज चौधरी कह रहे हैं। शंकराचार्य छठे दिन भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। आज बसंत पंचमी का मौका है, आज भी शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया है। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लें, जब अभी तो पिछला मौनी अमावस्या वाला स्नान भी उन्होंने नहीं किया है। 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी थी और तभी से ये विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य समर्थकों पर बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने का आरोप पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया। शंकराचार्य ने सन्यासियों से मारपीट का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। शंकराचार्य का स्नान से इनकार, शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। 18 जनवरी की वो तारीख थी और तब से लगातार शंकराचार्य का धरना जारी है। 19 जनवरी प्रशासन का नोटिस शंकराचार्य को दिया जाता है, जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल प्रशासन की तरफ से उठा दिए जाते हैं और 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा जाता है। 21 जनवरी शंकराचार्य का बयान सामने आता है, हमारा अपमान प्रशासन को नोटिस का अधिकार नहीं है। 22 जनवरी को शंकराचार्य को प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस दे दिया जाता है, ये पूछते हुए कि क्यों ना जो जमीन आपको आवंटित की गई है उसको रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में ये जो विवाद लगातार बना हुआ है, इस बीच सतवा बाबा हैं और सतवा बाबा तो खुलकर शंकराचार्य पर निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उस षड्यंत्र से सनातन कभी टूट नहीं सकता है, सनातनी बिखर नहीं सकते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है हमारे संत समाज का एक तपस्या। संतों को जोड़ने की जो बात है, उन सब के बीच आप भी पिछले 1 हफ्ते से जो मेले में हो रहा है वो देख रहे होंगे, उसमें आप किसकी कमी देखते हैं और क्या कहेंगे? गंगा और जमुना और सरस्वती अपनी प्रेम और करुणा भरी करुणा से बहती रहती हैं। और ये प्रयागराज का माघ मेला है, ये 1.5 महीने का मेला होता है, माघ 1 महीने का होता है। ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अशांति करने वाले लोगों को जनता समझ गई है, जनता जवाब दे रही है। साधु संत भी समझ रहे हैं। साधु संतों को अपना समय उस विवाद में नहीं जाके संवाद में करना चाहिए, अपने ज्ञान और तपस्या में करना चाहिए। और हमारे साधु संत महात्मा उसको अपने अनवरत आगे बढ़ाए हैं। अशांति करने वाले लोग स्वयं देखें कि मैं भारत के हित में कर रहा हूँ कि अहित में कर रहा हूँ। हम भारत के हैं, भारत राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का है। और जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, 4 पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं
तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने और तोड़ने के बीच में प्रशासन ने जो कृत्य किया, आपको कितना लगता है वो कृत्य सही है? देखिए, भारत में कानून व्यवस्था होती है, कानून होता है, कानून की जो उल्लंघन करेगा उसके लिए कानून में जो प्रक्रिया है उसका होता है। मैं उस विषय की उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद उसका उत्तर आएगा। बड़ी चीज़, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भारत में संतों का नाम ही है उदारता, संतों का काम ही है सबको जोड़ना, साधक किसी का बाधक नहीं होता है। और निश्चित जिस तरह से अशांति फैलाने वाले संतों द्वारा एक भगवा को, एक संत को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर की तुलना की जा रही है, ये भारत के सनातनी का और ये भगवा ध्वज का ये संदेश नहीं है और ये कर्तव्य नहीं है। हमें लगता है चोला में अकबर और हुमायूं और बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमारा हर सनातनी जो उनका नाम लेगा, हमारा हर सनातनी उसके लिए जवाब देगा। और तो सुना आपने, सत्यबा बाबा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद पर जमकर हमला जरूर बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल कालनेमी वाला कटाक्ष किया था, उस पर शंकराचार्य की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, मेरा अपमान किया गया, झूठा बताया गया। अब जिन्होंने अपमान किया है वही रास्ता निकालें, वही स्नान की अपील करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की है। तो बात कह दी गई है, हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही है, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। तो वार पलटवार शंकराचार्य वर्सेस सरकार जारी है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन संतों के लिए संदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रचते हैं, ऐसे कालनेमियों से समाज को सतर्क रहना चाहिए। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया और उन्होंने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो स्नान करें और जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ उसकी जांच की जाएगी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। तो आप देख रहे हैं कैसे शंकराचार्य विवाद में अब सरकार के ही जो सुर हैं वो बटे हुए नजर आ रहे हैं।
मौसम बर्फीला। जी, मौसम का मिजाज आज पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से बारिश हो रही है। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में दोबारा आ गया है। पहाड़ी राज्यों में तो जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अचानक से अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा जो लग रहा था कि शायद ठंड जा रही है, आज ठंड ने जोरदार वापसी की दस्तक दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ तक। तो एक तरफ पहाड़ी राज्य जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हिमाचल में भी बर्फबारी जमकर हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है, रह रहकर बारिश। अब देखिए 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली में उजाला नहीं हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं और अजय बाचलू जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले जरा श्रीनगर लेकर चलते हैं आपको आसिफ के पास और जानते हैं आसिफ से, अभी भी बर्फबारी हो रही है आसिफ? बिल्कुल रोमाना, देखिए अब हम जिस जगह पे खड़े हैं ये श्रीनगर में जो हाईवे है वहाँ पे है। मेरे दाईं और बड़गाम यानी श्रीनगर का एयरपोर्ट वाला इलाका, पीछे की तरफ जो गुलमर्ग रास्ता जाता है और ये तरफ पहलगाम जा रहा है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। लगातार आज सुबह से जो बर्फ़बारी हो रही है श्रीनगर में, ये इस मौसम की पहली बर्फ़बारी है जिसका इंतज़ार लोगों को काफ़ी समय से था, क्योंकि जनवरी के महीने में अभी तक तकरीबन 93% कम बारिश या बर्फ़ हुई थी और इसका इंतज़ार लोगों को था। लेकिन इस बर्फबारी से पहले कल देर रात जो आंधी चली थी उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का ये कहना है कि मैदानी इलाकों से गर्म हवाओं के आने के चलते कश्मीर घाटी में जो तापमान था वो अचानक से 7 से 9 डिग्री बढ़ गया, जिसके बाद ये आंधी आई जिसमें तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है तेज़ हवाएं चली, जिससे घरों की छतें उड़ गई हैं, दुकानें को नुकसान हुआ है और बिजली की आपूर्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तकरीबन 85% इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप है। लेकिन उसके बाद अब होने वाली बर्फबारी से लोगों की समस्याएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यातायात जो है वो बाधित हुआ है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हैं, हवाई सेवाएँ बंद हैं। लेकिन बर्फ़ का इंतज़ार जो लंबे समय से था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ और लगातार मौसम विभाग का ये कहना है कम से कम अगले 48 घंटों तक फिलहाल कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी का अनुमान किया गया है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ। अजय बाचलू भी हमारे साथ बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिल गए, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कश्मीर में घाटी में हुई पहली बर्फबारी के साथ ही यहाँ पे आए पर्यटकों में काफ़ी ज़्यादा खुशी फैल गई है। ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर में बर्फ़ देखने के लिए आए थे। गुलमर्ग पहलगाम में तो बर्फ़ देखी इन्होंने, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ़ देखकर जो नज़ारा होता है वो अलग ही होता है। इन्हीं से बात करते हैं, यहाँ पे जो पर्यटक आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका और कब आए थे आप? मेरा नाम ऋषिकेश है। हम आए 17 तारीख को। हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये जन्नत। बर्फ तो जमीन पे देखी, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ। सोनमार्ग भी गए, गुलमार्ग भी गए, पहलगाम भी गए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला हमें। श्रीनगर में फाइनली ये देखने को मिल गया, बहुत एंजॉय किया हमने। आपका नाम? मेरा नाम नवज्योति है। नवज्योति, कैसा लग रहा है? ठंड लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो लग रहा है, पर मजे बहुत आ रहे हैं। एंजॉय फुल हो रहा है क्योंकि स्नोफॉल जो है ना फर्स्ट टाइम देखिए, फुल एक्साइटमेंट। रात से वेट कर रही थी कि कब ये जन्नत देखने को मिले। फाइनली मुझे मिल गया। आपका नाम? मेरा नाम कविता है। कविता, आपको ठंड काफी ज्यादा लग रही है? हाँ, लग रही है। हम काफी देर से बाहर। तो अपनी आंखों के सामने रुई की तरह गिरती हुई बर्फ को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आपको लेकर चलती हूँ। शिमला की तस्वीरें जरा देखिए आप, यहाँ भी जमकर बर्फ पड़ रही है, ये देखिए। और सैलानी देखिए जरा किस तरीके से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पहाड़ी राज्यों के लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई है, क्योंकि बर्फबारी मतलब पर्यटन और बढ़ेगा। बर्फबारी मतलब पर्यटक और आकर्षित होंगे यहाँ पहाड़ी राज्यों में आने के लिए।
नो फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए, इंजॉय कीजिए फुल। थैंक यू। तो ये बर्फबारी की तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश के शिमला की देख रहे हैं और इसी तरीके से अभी कुछ देर पहले मैं आपको श्रीनगर की तस्वीरें भी दिखा रही थी। कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। ये ठंड की वापसी मानी जा रही है और ये जो बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में हो रही है, असर मैदानी राज्यों तक देखने के लिए मिल रहा है। बारिश और प्रचंड ठंड के तौर पर जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा कुछ समय के लिए फिलहाल रोक दी गई है। नए रजिस्ट्रेशन पर भी अभी रोक लगाई गई है। खराब मौसम की वजह से यात्रा मार्ग पर फिसलन और सुरक्षा से जुड़े जोखिम क्योंकि बढ़ गए हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन ये फैसला लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर। जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बास्टू इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजय से जानते हैं जम्मू का क्या हाल है, क्या तस्वीर है जम्मू की अजय? देखिए रोमाना, जम्मू की अगर बात करें तो न केवल माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर में बर्फबारी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ दोड़ा, किश्तवाड़, बनिहाल, रामबन, ये सब इलाके बर्फबारी से पटे हुए हैं। पत्नी टॉप में बर्फबारी हुई है। मैं इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ा हूं और इस बर्फबारी के चलते इस राजमार्ग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मतलब जो भी यात्री जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाना चाह रहे हैं उन्हें फिलहाल यहीं पर रोका गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो डिप्लॉय किया गया है। प्रत्येक वाहन से यहाँ पूछताछ की जा रही है। मकसद इसके पीछे रोमाना साफ है कि कोई भी यात्री यहाँ से अगर श्रीनगर की तरफ जाता है और रास्ते में बर्फबारी के चलते फंस जाता है तो दिक्कतें उस यात्री के लिए ही है। इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन जो है, ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और आप देख रहे हैं जो श्रीनगर जाने वाले वाहन हैं किस तरह उन्हें वापस भेजा जा रहा है। जहाँ आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। आसिफ कुरैशी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर घाटी में आज ताजा बर्फबारी हुई है और इसने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। लगातार स्नोफॉल हो रही है, मौसम खराब बना हुआ है। इसका असर हवाई और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। श्रीनगर सहित घाटी के कई इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ठंड में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला की। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है और पर्यटक झूम रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, पर्यटक बाहर निकल आए हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। देखिए, एक होता है कि आपको बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखे जब आप पहाड़ी इलाकों में जाएं और दूसरा होता है आपके सामने स्नोफॉल हो रही हो, आपके सामने बर्फ पड़ रही हो। उसका अलग ही मजा होता है, अलग ही अनुभव होता है। और फिलहाल ये वो पर्यटक हैं जो अपनी आंखों के सामने बर्फ पड़ती हुई देख रहे हैं, स्नोफॉल के मजे लेते हुए ये पर्यटक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ही तस्वीर ये आपके सामने है। तो शिमला में बर्फबारी हुई है और दूसरी तरफ मनाली की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। ये सफेद बर्फ की चादर है, बर्फ के आगोश में पहाड़ी राज्य। तो शिमला और मनाली की दो तस्वीरें आपके सामने। जमकर बर्फबारी हो रही है, जमकर इसका लुत्फ पर्यटक उठा रहे हैं, पर्यटक झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ठंड जबरदस्त होगी लेकिन इस वक्त खुशी की वजह से पर्यटकों का जोश हाई है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में तापमान शून्य से भी काफी नीचे लुढ़क चुका है। लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी ये खूबसूरत वादियां देखकर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बनिहाल, माता वैष्णो देवी, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, उधमपुर, बारामूला, ये वो जगह हैं जहां भारी बर्फबारी हुई है। लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में
आने वाले समय में भी भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो एक साथ जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी से पूरी फिजा बदल गई। तमाम पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे बर्फबारी से घाटी गुलजार है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम अक्सर अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। खुराक लिए बगैर दरअसल संगीत सोम अपने काफिले के साथ सीएम योगी के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन मेरठ के जिस खेल विश्वविद्यालय में सीएम योगी का कार्यक्रम था उसके बाहर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की हुई थी और जब संगीत सोम का काफिला आया तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे संगीत सोम बुरी तरह भड़क गए और उल्टा पुलिस को धमकाने लगे और धमकाते धमकाते खुराक देने की बात कहने लगे। खुराक लिए बगैर दरअसल पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम के चलते बैरिकेडिंग की थी, जिसमें बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी पुलिस ने रोका था, लेकिन संगीत सोम अपनी पावर का दम दिखाते हुए उल्टा पुलिस पर रौब जमाने लगे। लेकिन उनकी ये पावर और रौब उस वक्त ढीला पड़ गया जब कार्यक्रम में खुद सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कह दिया। दरअसल संगीत सोम खुद सीएम योगी के बगल में खड़े थे और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक पीछे थे, लेकिन जैसे ही सीएम योगी ने संगीत सोम को पीछे हटने के लिए कहा, तुरंत मंत्री जी आगे आ गए। लेकिन जिस अंदाज में सीएम योगी ने संगीत सोम को टोका, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में जाने के लिए संगीत सोम पहले पुलिस को धमका रहे थे, उसी कार्यक्रम में जब सीएम योगी ने उन्हें साइडलाइन किया तो तस्वीरें वायरल हो गईं। दरअसल पहले भी हनक दिखाने के लिए संगीत सोम ऐसी हरकतें करते रहे हैं। सरकारी सुरक्षा के दुरुपयोग करने के आरोप भी लगते रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके ऊपर स्लॉटर हाउस में पार्टनरशिप और कई कारोबार करने के आरोप लगे थे और अब संगीत सोम फिर से सवालों के घेरे में है। तो संगीत सोम पुलिस के सामने पुलिस को खुराक देने की बात करके अपनी हेकड़ी पुलिस के सामने दिखा रहे थे, लेकिन बाद में हुआ क्या? योगी आदित्यनाथ ने संगीत सोम को उनकी जगह दिखा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।